नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी जानकारी कहाँ से मिली, इसको बनाने वाले लोग कौन थे, उन लोगों का रहन-सहन क्या था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो इतिहासकारों ने इसको समझने की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जो पहला भाग है आपका ऋग्वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल की हम समय सीमा देखें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व वो समय होता है जो 1 ईस्वी के पहले का हो, यानी कि माइनस में आप मान सकते हो इसको। और ये हम जीरो की ओर जैसे-जैसे बढ़ेंगे तो हमको संख्या कम होती दिखेगी। एक्चुअल में कम होती नहीं, वो बढ़ती है। जैसे ऋग्वैदिक काल मैंने देखा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ये आप देखोगे नंबर कम हो रहा है लेकिन समय बढ़ रहा है। इसी तरीके से जो दूसरा भाग इसका है वो उत्तर वैदिक काल। उसकी समय सीमा है आपकी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है? तो ये हो गई समय सीमा। कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। एक आपका ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और दूसरा भाग हो गया आपका उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है? अगर इसकी हम जानकारी के बारे में देखें, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत क्या हैं? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपके वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो आप लोगों ने वेद सुने भी होंगे, हो सकता है कई लोगों ने पढ़े भी हों। तो मोटा-माटी हम थोड़ा वेद के बारे में देख लेते हैं। रूप से देखें तो वेदों की संख्या 4 आपको मिलती है। पहला वेद आपका है ऋग्वेद, दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आता है आपका अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मंत्रों के उच्चारण के बारे में सही विधि बताई गई है। और वहीं पे अगर हम यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर का मतलब होती है यजुस और यजुस का मतलब होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञ और कर्मकांड किस तरीके से करने हैं, आपको यजुर्वेद में बताया गया है। अगर वहीं पे हम सामवेद की बात करें, तो सामवेद आपको देखो साम का मतलब होता है संगीत और वेद का मतलब होता है ज्ञान। किसी भी वेद में देख लीजिए आप, वेद का मतलब ज्ञान होता है। तो ये जो सामवेद है मुख्य रूप से विश्व का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसने संगीत के बारे में एक तरीके से अवगत कराया लोगों को और इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक भी या जन्मदाता भी माना जाता है। अगर हम अगले और आखिरी वेद की बात करें जो है आपका अथर्ववेद, जो वर्तमान में देखते हो आप टोने-टोटके, वशीकरण, जादू-टोना वो सभी चीज़ों का उल्लेख आपका यजुर्वेद में मिलता है और मुख्य रूप से जो इसकी रचना है वो हुई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान में। ये जो सभ्यता है, मुख्य रूप से किन लोगों ने बनाई थी? तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से यहाँ के जो लोग थे, उनको आर्य के नाम से जाना गया। जो इतिहासकार है, यहाँ के लोगों को आर्य के नाम से परिचित करवाया और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। जैसे अगर आप वर्तमान में देखें अगर, तो कई सारे घरों में जो बड़े भाई या जो बुजुर्ग लोग को उनको आर्य बोला जाता है। तो आर्य का मतलब क्या हो गया आपका सर्वश्रेष्ठ। अब आर्य कोई ये जाति नहीं थी, कोई जाति सूचक शब्द नहीं था। मुख्य रूप से जो आर्य है एक भाषा सूचक शब्द था। जो आर्य लोग थे वो भारोपीय भाषा का प्रयोग करते थे। भारोपीय भाषा का मतलब क्या है? इस भारोपी में 2 शब्द छुपे हुए हैं, एक तो भारतीय और दूसरा आपका यूरोपीय। यानी कि ऐसे लोग जो भारतीय भाषाएँ भी बोलते हों और यूरोपीय भाषाएँ भी बोलते हों, उनको हम लोग भारोपीय बोल दिया गया और उन्हीं लोगों को इतिहासकारों ने क्या नाम दे दिया? एक तरीके से आर्य नाम दे दिया। आर्य जो थे, ये संस्कृति फली-बढ़ी, इतनी विकसित हुई, कई सारे यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पर वेद लिखे गए, तो लोग आए कहाँ से थे? इसके बारे में कई सारे इतिहासकार अपना-अपना मत देते हैं और मुख्य रूप से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 मत निकल के आते हैं। पहला मत निकल के आता है कि आर्य लोग भारत के बाहर से कहीं से आए थे और दूसरा मत निकल के आता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य लोग भारत के ही मूल निवासी थे, ऐसा मानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिनके बारे में पता चलता है कि जो आर्य थे, वो बाहर से आए थे, यानी कि विदेशी लोग थे आर्य। जो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है एशिया माइनर जो वर्तमान में तुर्की में पड़ेगा आपका, ये एशिया के ही अंदर में आता है।
वहाँ पे एक 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला। उस अभिलेख का नाम था मित्तानी। और उस अभिलेख में जो भारतीय देवी-देवता हैं, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, क्योंकि तब तत्कालीन समय में उस टाइम पे लोग प्रकृति की पूजा करते थे और ये सभी देवता, चाहे वो इंद्र हो, बारिश का हो गया, अग्नि हो, आग का हो गया, वायु, वरुण देवता जो ये पवन के हो गए, उन सभी देवताओं का उल्लेख उस मित्तानी अभिलेख में मिलता है, जो आपका तुर्की से मिला था 1400 ईसा पूर्व का। तो इतिहासकार मानते हैं कहीं न कहीं ये लोग जो है वो तुर्की से या मध्य एशियाई क्षेत्र से आए होंगे। जो दूसरा उल्लेख मिलता है, दूसरा साक्ष्य मिलता है आर्यों का विदेशी होने का, वो मिलता है एक ईरानी एक तरीके से ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। तो जेंद अवेस्ता में कुछ ऐसे शब्द ढूँढे गए जो ऋग्वेद है, उनकी समानता दिखाई दी। तो माना जाता है कि जो ईरान के लोग थे, मुख्य रूप से यहाँ पे आए, बस गए और उन्हीं लोगों ने इन वेदों की रचना की। क्यों? क्योंकि कुछ जो मैंने बताया ईरानी ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता उसके कुछ शब्द उठाए और कुछ शब्द यहाँ के ऋग्वेद से उठाए, उनको मिलाने की कोशिश की, तो 70 से 80% वो शब्द मिले। तो इतिहासकार ने सोचा हो सकता है वो लोग ईरान से ही। नेक्स्ट बात करें, ये लोग आपके भारोपीय भाषा बोलते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भारोपीय का मतलब है, एक तो जो लोग भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा दोनों बोल लेते हों, वो भारोपीय हो गए। तो इतिहासकारों ने सोचा कि अगर ये लोग यूरोपीय भाषा बोलते हैं, तो कहीं न कहीं उस क्षेत्र से संबंध भी रखते होंगे। उनका सोचना भी जायज़ था। अगर मान लीजिए आप रसियन लैंग्वेज जो है बोलते हो या मंदारिनी बोलते हो, अगर मंदारिनी बोलते हो तो कहीं या तो आपने चाइनीज़ सीखी होगी, मंदारिनी सीखी होगी या फिर आप चाइना में रह के आए होंगे, तो ही इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इतिहासकार ने सोचा अगर ये यूरोपीय भाषा बोल रहे हैं, तो हो सकता है ये लोग वहीं के निवासी हों और बाद में एक तरीके से वहाँ से आवर्जन हुआ हो और ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में फैल गए। जो अगला इसमें मिलता है कि कई सारी ऐसी नदियाँ हैं, ईरान की नदियों का भी उल्लेख हुआ उसमें, कई सारी मिस्र की भी नदियों का उल्लेख हुआ जो बाद में यहाँ से लेख पाए गए। अगला जो मिलता है ये भारतीय होने के प्रमाण, इसके कुछ साक्ष्य हैं, जैसे जो सांस्कृतिक नदियाँ हैं, यानी कि जो ऋग्वेद में नदियाँ पाई गई, मुख्य रूप से वो भारत की ही नदियाँ हैं। जैसे सिंध हो गई, आपकी चिनाब हो गई, झेलम हो गई, सरस्वती हो गई, ये सभी नदियाँ ऋग्वेद में मिलती हैं आपकी। और ये नदियाँ तब, क्योंकि वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान में कुछ बहती हैं, कुछ भारत में बहती हैं, कुछ तिब्बत से होके निकल के आ रही हैं। लेकिन उस टाइम पे आज से लगभग 4000 साल पहले सभी पूरा एक महाद्वीप हुआ करता था, कोई भी देश नहीं थे। तो ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि जब ऋग्वेद में नदियों का, भारतीय नदियों का ही उल्लेख है, तो भाई वो लोग भारत के ही हुए ना। साथ में ऋग्वेद में जो सांस्कृतिक चिन्ह है, जैसे स्वस्तिक हो गया या यज्ञ के बारे में कुछ चीजें हो गई, वो भारत में ही शुरुआत हुई थी इसके। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहले सिंधु घाटी सभ्यता, स्वास्तिक जो चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की ही देन है। तो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता में बच गए हों, वो लोग इस सभ्यता में आ गए हों और इस चीज का उल्लेख किया है। लेकिन इन सभी चीज़ों के परे कुछ इतिहासकार अपना-अपना मत देते हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको भी वो जानने चाहिए। तो मैक्स मुलर मानते हैं कि ये आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। जैसा कि मैंने आपको भी पहला पॉइंट बताया था विदेशी होने का, जो एशिया माइनर यानी कि वर्तमान का तुर्की है, वहाँ से मित्तानी नाम का एक अभिलेख मिला, जहाँ पे भारतीय देवी-देवताओं का उल्लेख है। तो मैक्स मुलर साहब ने उसी को चेप दिया, बोल दिया भाई अगर उल्लेख होता है, क्योंकि तुर्की जो है वर्तमान में मध्य एशिया में ही आता है, मध्य और पूर्वी एशिया में। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है मध्य एशियाई क्षेत्र हो और वहीं से ये लोग आए हों। तो दूसरा एक तरीके से इतिहासकार हैं, इतिहासकार नहीं वो समाजसेवी भी आप बोल सकते हो, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। वो बताते हैं कि जो आर्य लोग थे, वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। यानी कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए होंगे और यहाँ पे बस गए, अपना पूरा का पूरा जो भी राजनीतिक स्थितियाँ हैं, वो यहाँ पे डेवलप कर ली। अगली बात करें दयानंद सरस्वती के बारे में, तो ये बताते हैं कि आर्य लोग तिब्बत के क्षेत्र से आए होंगे। तिब्बत का क्षेत्र कौन-सा है? अगर हम भारत के उत्तरी क्षेत्र की बात करें, जहाँ पे आपका जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चाइना का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, ये पूरा तिब्बत के अंडर में आपका आता है। तो वो लोग वहीं से आए होंगे। ये दयानंद सरस्वती जी का मानना था। साथ में एक इतिहासकार हुए हैं आपके एडवर्ड मेयर।
तो एडवर्ड मेयर के अनुसार ये आर्य लोग पामीर के पठार से आए थे। पामीर का पठार वही है जहाँ से आपके हिंदुकुश, हिमालय और आपके सुलेमान श्रेणियाँ निकल के आती हैं। तो ये बता दें कि भाई वो लोग जो आर्य लोग हैं वहीं से आए होंगे। तो वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें। एनसीईआरटी ने माना है कि जो यूरोपीय क्षेत्र है, जो आल्प्स पर्वत का क्षेत्र है, आर्य लोग वहीं से आए थे। अगर हम मोटा-माटी देखें सभी का निचोड़ जितने भी इतिहासकार हैं या जो भी साक्ष्य मिले हैं, या तो वो भारत के भी हो सकते हैं, अगर कहीं बाहर से आए होंगे, तो मुख्य रूप से वो उत्तर क्षेत्र से ही आए होंगे। चाहे वो आप मध्य एशिया का आप तुर्की का देख लीजिए, चाहे वो आप दयानंद सरस्वती जी का देख लीजिए, चाहे बाल गंगाधर तिलक का देख लीजिए, चाहे मेयर जी का देख लीजिए, सभी लोग भारत के उत्तरी क्षेत्र से ही आर्यों के आगमन की बात करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।